वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीटीआर स्टडी किया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस हमारे पास बेसिकली एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और दूसरा एस डैश मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। और जो इक्वेशंस आई थी, जो रिलेशन आई थी, उनको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन या इक्वेशन, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, देज आर सेट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन आएंगी दैट विल कनेक्ट। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे, इसमें हमारे पास एक साइड तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट होंगे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, और दूसरी साइड स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट होंगे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ओके, तो अब जीटीआर से एलटीआर डिफरेंट कैसे है। ये जो जीटीआर के हमने रिलेशन ऑब्टेन किए थे, दीज वर फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस, नॉन रिलेटिविस्टिक। और जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी, दीज विल हेल्प यू टू कनेक्ट द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस whose velocity v it is comparable to the velocity of speed of light। ओके, नेक्स्ट वन तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है, वो बता रखा है कि इसमें रिलेटिविस्टिक केसेस हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो जो मूविंग फ्रेम है उसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड द टेक अवे फ्रॉम, यहाँ से हमने क्या सीखा है, GTR is based on general theory of relativity. This is based on Galilean transformation. Galilean transformation में आपने मास, टाइम t, एक्सेलेरेशन, फोर्स, ये क्वांटिटी हमारी इनवेरिएंट आई थी। इनवेरिएंट मतलब कि these do not depend upon the velocity of observer और सोर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इनवेरिएंट आई थी। ऐसी क्वांटिटीज़ को आप एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये जीटीआर रिलेशन है। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है इसको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पर देखें आप, देयर इज़ 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी का यूज़ करके हम स्टार्टिंग करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की। 1-to-1 कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या है। अब जो आपने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसमें अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसके कोरस्पोंडिंग एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस क्या लूँगी, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ एक्स डैश, तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग एक ही एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू होगी। सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टाइम एक्सिस के अलोंग भी आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी। तो हमारे जो रिलेशन बनेंगे वो रिलेशन भी हमारे उतने ही बनेंगे जितने वेरिएबल हैं। तो स्पेस टाइम वेरिएबल, अब यहाँ पे स्पेस में हमारे 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक टाइम का वेरिएबल है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 4 रिलेशन आएंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 3 स्पेस कोऑर्डिनेट को एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 3 स्पेस कोऑर्डिनेट से कनेक्ट करेंगे, और एक टाइम कोऑर्डिनेट को एस के एक टी टाइम कोऑर्डिनेट से कनेक्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, क्यूबिक नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट की एक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये मस्ट कंडीशन है। इस कंडीशन का यूज़ हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी करेंगे। तो इसमें बाकी और देखिए क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर इक्वली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हैं जिनके अंदर F = ma। फर्स्ट लॉ
लॉ ऑफ इनर्शिया दैट इज़ वैलिड, नो कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपने GTR डिस्कस किया है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें हमने पाया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो भी हमारी क्या होगी, रिलेटिविस्टिक होगी नहीं होगी, उसके बारे में ये ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि सेम टाइम पे एक कॉन्सेप्ट चल रहा था ईथर का, उसको हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डेरिवेशन पे फोकस करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख करके। तो रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे क्या है। अब हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपको लोरेंज ने इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिज़ाइन की, जो एस किसी भी स्पेस टाइम किसी भी पॉइंट के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहली होनी क्या ज़रूरी है, ये है भाई, पहली है 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, यानी कि एक स्पेस या टाइम कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग दूसरे फ्रेम में भी एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने GT में भी फॉलो किया था रूल, यहाँ भी हम फॉलो करेंगे, ये लिख रखिए यहाँ तक। उसके बाद माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट 1881 में हुआ, और इसकी जो आउटकम है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर एंड सोर्स। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली जो लाइट है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करके देखा गया, और देखा गया कि उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं, उसको छोड़ दिया अभी। तो इसका जो बेसिक आउटकम है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी दैट इज़ एब्सोल्यूट। ओके, तो यहाँ से ये टेक अवे है। टाइम, अब जो GTR है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए T=T डैश, इसका मतलब क्या है, T=T', इसका मतलब ये हुआ कि जो S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर O डैश है उसने जो टाइम मेजर किया है, और S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर O जो है उसने जो टाइम मेजर किया है वो सेम है। तो इसका मतलब T जो है वो भी क्या है, इनवेरिएंट एब्सोल्यूट है GTR में। ओके, तो LTR है, इसमें हम टाइम को क्या मान के चल रहे हैं, दिस मे एंड मे नॉट बी एब्सोल्यूट एंड वी आर टू सी इन विच सिचुएशंस इट विल बी एब्सोल्यूट एंड इन विच सिचुएशन इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ वेरिएंट क्वांटिटीज़। तो सिचुएशन देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S एंड S डैश। एक S ये हमारा रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, S डैश ये हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है V, और ये वेलोसिटी आपकी x एक्सिस के अलोंग है, ये लिखा है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है, अब देखिए, तो पहली हमारी कंडीशन क्या है, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, यानी कि जो x है और x डैश है, दीज आर कनेक्टेड बाय ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एंड टाइम भी यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हम देखेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो x स्पेस कोऑर्डिनेट है दैट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप। ओके, तो ऐसे ही टाइम को भी मैंने मान लिया, एंड A एंड B, A B M N, A B M and N, these are constants which are to be determined। तो अब देखिए, एज रिलेटिव वेलोसिटी इज ओनली अलोंग x डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, y और z डायरेक्शन में कोई भी स्पेस का वेरिएशन नहीं होगा, तो इसलिए y और z डायरेक्शन के अलोंग जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम रहेंगे। कहने का मतलब y=y डैश, z=z डैश। तो देखिए, हमने ये जो सेट ऑफ इक्वेशन बनाया है, इसको हम बोलते हैं LTR, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन या लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे जो भी वेरियस एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे हुए थे उनकी जो आउटकम है उसको अप्लाई करके कांस्टेंट A B M N इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहला क्या है, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, तो इसका यूज़ करके आपने लीनियर इक्वेशन बना ली है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोल्व। दूसरा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने ऑब्टेन किया था स्पीड ऑफ लाइट है जो C दैट इज़ एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अब हमें इस फैक्टर को और अप्लाई करना है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। ठीक है, और वहीं से हमारी
हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी डी ए बी एम एन, इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए नेक्स्ट आते हैं अभी। तो देखिए हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ए बी एम एन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लिया, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सी दैट इज़ एब्सोल्यूट। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा हम पढ़ते हैं। ये मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, वेव थ्योरी, उससे हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। एंड फ्रॉम देयर वी ऑब्टेन द सी दैट इज इक्वल टू 1/√μ नोड एप्सिलॉन नॉट। डन। तो अब देखिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है, सी एब्सोल्यूट है, इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी पे, सोर्स की वेलोसिटी पे और ऑब्जर्वर की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसी का फ़ायदा उठाएंगे और इसी का यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब कह रहे हैं कि ए स्पार्क और लाइट फ्लैशेज एट सम टाइम बोला इसने, क्यों बोला, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर के लिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर टाइम अलग अलग हो सकता है फॉर बोथ द ऑब्जर्वर व्हेन एट द सेम पोजीशन। इसका मतलब दोनों की पोजीशन जो होगी ना वो सेम होगी, और सेम पोजीशन कब होगी उनकी, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, दूसरा आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। तो ये तभी हो सकता है जब, अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। क्लियर। तो एक टाइम होगा जब ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका यहाँ पे होगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों की जो स्पेस में पोजीशन है दैट इज़ सेम, और उस टाइम पे कोई लाइट फ्लैश हो तो क्या होगा, जो लाइट का वेव फ्रंट है वो सफेरिकली प्रोपेगेट। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, तो उस टाइम पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है जब आपका दोनों ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश दे आर एट द सेम पोजीशन इन द स्पेस, और जिस मीडियम में स्पार्क हुआ है दैट मीडियम इज आइसोट्रोपिक, ठीक है, होमोजीनियस मीडियम है। तो इसका मतलब म्यू नोड एप्सिलॉन नोड की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम होंगी। कहने का मतलब हर एक डायरेक्शन में जो सी है वो सेम होगा, ठीक है। तो वेव फ्रंट इन आइसोट्रोपिक मीडियम विल बी सफेरिकल, वेव फ्रंट सफेरिकल होगा फॉर बोथ ऑब्जर्वर। तो अब देखिए सफियर की हमारे पास इक्वेशन होती है x² + y² + z। तो मैं लिख रहा था इक्वेशन ऑफ सफियर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सफियर क्या होती है हमारे पास, x² + y² + z², दिस विल बी इक्वल टू r², ठीक है। और r इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो ये सफियर है और ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर स्पार्क हुआ हो और t टाइम बाद लाइट यहाँ पे पहुँचे, तो कितना दूरी तय किया होगा, इट विल बी इक्वल टू ct। तो r की वैल्यू क्या रही है, c × t, ठीक है। तो r² क्या होगा, c² t²। तो ये हमने ऑब्जर्वर o और दो ऑब्जर्वर o डैश दोनों के लिए इक्वेशन लिख ली। अगर ऑब्जर्वर o सफियर को मेजर करेगा तो क्या आएगा, x² y² z², दिस विल बी इक्वल टू r², और r की वैल्यू क्या है, c × t, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लिया मैंने, रीअरेंज कर लिया, ct को इधर ले आओ तो ये इक्वेशन बन गई, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर। ऑब्जर्वर o डैश, इसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। तो x की जगह x डैश, y की जगह y डैश, z की जगह z डैश, t की जगह t डैश आ जाएगा। डन। और r की जगह क्या आएगा, r डैश। क्लियर। इसको अभी इधर ले आओ, इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन नंबर E एंड F, इनको देखो ध्यान से, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड। कंपेयर कर दिया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो LTR की इक्वेशन थी जिसमें हमारे कांस्टेंट A, B, M, N आर टू बी डिटरमाइंड, इन इक्वेशंस को उठा करके यहाँ पे पुट कर दूँ। वहाँ पे हमने x की इक्वेशन, x के लिए क्या लिखा था, x इज इक्वल टू दिस वन। हमने y एंड z इनके अलोंग कोई, इन एक्सिस के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, y डैश के इक्वल होगा, z डैश के इक्वल होगा। तो ये पुट कर दिया यहाँ पे। क्लियर। फिर देखो, अब देखो
सी टी, टी एंड टी डैश, हाउ दीज आर रिलेटेड, टी इज इक्वल टू एम टी डैश एम एक्स डैश प्लस एन टी डैश, ऐसा रिलेशन बनाया था। तो टी की भी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, ये देखो, और इसको सोल्व कर दो। अब जो भी दोनों साइड फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर लो। फिर हमारे पास इस ब्रैकेट को ओपन करो दोनों को, और हमारे पास एक तो एक्स डैश एक्स प्राइम स्क्वेयर एक्स प्राइम टी प्राइम, ये इसके कोफिशिएंट आएंगे, और दोनों साइड टी डैश स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स आएंगे, उनको कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद एक्स डैश स्क्वेयर के करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और एक्स डैश टी डैश इसके दोनों साइड कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, टी डैश स्क्वेयर के करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। क्लियर। अब हमें हमारे पास ए बी एम एन हमारे पास वेरिएबल हैं, हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो हैं 4, और इक्वेशन है हमारे पास 3 इक्वेशन है। क्लियर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक्स डैश को 0 पुट कर देंगे, और फिर जो हमारा जनरल थ्योरी से इक्वेशन आई थी और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से जो इक्वेशन आई थी वो हमारी ये बन जाएंगी। क्लियर। कैसे, JTR में हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू टी डैश, ये था। LTR में हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी टी डैश, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू एम एक्स डैश प्लस एन टी डैश, ये चीज़ें थी अपने पास, एन टी डैश। तो अब देखिए हमने क्या किया है, एक्स डैश को 0 पुट किया, एक्स डैश को 0 पुट किया तो x इक्वल टू वी टी आ गया। दूसरा यहाँ पे पुट करो, x को 0 पुट किया तो x इक्वल टू बी टी डैश आ गया। दूसरा यहाँ पे तो x डैश है ही नहीं, यहाँ पे x डैश को 0 पुट किया तो t इक्वल टू एन टी डैश आ गया, ये इक्वेशन आ गई। कंपेयर कर लो इनको, ठीक है। और b में और b और n का रिलेशन फाइंड आउट कर लो। ये देखो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब वी टी किसके इक्वल होना चाहिए, बी टी डैश के। एक बात। दूसरा, अब एक रिलेशन है हमारे पास t इक्वल टू एन टी डैश, इन दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, तो t से t कैंसिल हो गया, देखो t डैश से t डैश हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, b दिस इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ n। ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 काम किए हैं। देखो, एक तो हमने एक वेरिएबल की दूसरे की फॉर्म में वैल्यू निकाल ली, दूसरा हमने वेलोसिटी को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो देखिए ये फैक्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये सब निकाल रखा है यहाँ पे। अब कह रहा है कि इस वैल्यू को उठा करके थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूँ। थर्ड इक्वेशन ये है अपनी, और यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं b एंड n, और हमें पता लग गया b इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ n। इसमें इंट्रोड्यूस करवाओ, n की वैल्यू निकाल लो, ये n की वैल्यू आ गई, एंड b इज़ v टाइम्स ऑफ n, तो इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू किसकी, b की। इन द सेम वे ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, मैंने आपको डायरेक्ट कर रखा है किसकी वैल्यू किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, आप करते जाओ, सॉल्व कर लो, पॉज करो इसको और सॉल्व कर लेना। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की और n की वैल्यू सेम आ गई, m इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ इंसर्ट कर दो यहाँ पे, और ये हमारे पास आ जाएंगी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आपको इनडायरेक्ट या इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है तो आप क्या करेंगे, v को -v से रिप्लेस कर दो, x की जगह लिख दो x डैश, y की जगह लिख दो y डैश, z की जगह लिख दो z डैश। सिमिलरली उल्टा सुल्टा कर दो इसको। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ।
ये PDF है, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को मैं एज इट इज़ वहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, x की जगह क्या लिख दो, x डैश, x डैश की जगह क्या लिख दो, x। यहाँ पे प्लस v है तो इसका साइन चेंज कर दो, यहाँ पे आ गया माइनस v। t डैश की जगह क्या लिख दिया, t। यहाँ पे v की जगह लिख दिया माइनस v, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये माइनस v स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमारे पास था y इक्वल टू वाई डैश, तो y की जगह y डैश, y डैश की जगह y, ऐसे ही चेंज कर दिए सारे, t का भी चेंज कर दिया, खुद कर लें आप। नेक्स्ट कह रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो हमारी हो गई अबाउट 20 मिनट की, यहीं पे फिनिश करते हैं। इफ़ यू फाइंड द लेक्चर इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब and keep watching the lectures continue. In the next lecture we will discuss again Galilean transformation as special case of Lorentz transformation. फिर हम देखेंगे the factors which remain invariant under Galilean transformation, स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है, इसका मीनिंग देखेंगे और बहुत कुछ और भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।